लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। ममता ने कहा पीएम ने किया राष्ट्र संबोधन में चुनाव प्रचार, आयोग से करेंगे शिकायत। मोदी बोले जिसने आरक्षण का विरोध किया उसे वोट से सजा दो। संसद में फिर उठेगा ज्ञानेश कुमार को हटाने का मुद्दा, विपक्ष जुटा रहा 200 सांसद। और अक्षय तृतीया पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, अब गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों की ओर रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की रात राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई। राजनेताओं की ओर से इस भाषण को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ बता रहा है, वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये आरक्षण देने की आड़ में परिसीमन लागू करने की साजिश है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहते हैं। मां माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आई टीएमसी ने अब मां को ही धोखा दिया है। बीजेपी चाहती थी कि महिलाओं को 2029 से ही 33% आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन टीएमसी ने इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर तरह के छल और प्रपंच का सहारा लिया ताकि महिलाओं को उनका हक नहीं मिल सके। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल की महिलाएं सब देख रही हैं और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। करते हुए मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं के आरक्षण बिल पर विपक्ष को भ्रूण हत्या करने का आरोप लगाने के जवाब में इसे कायरता भरा, दोमुहा और भ्रामक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि टीएमसी दशकों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पक्षधर रही है और उसके लोकसभा सांसदों में 37.9% और राज्यसभा उम्मीदवारों में 46% महिलाएं हैं। इसलिए आरक्षण का विरोध कभी नहीं रहा। अलबत्ता सरकार का इसे परिसीमन से जोड़ने का प्रयास संघीय लोकतंत्र पर हमला और भाजपा शासित राज्यों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में विपक्ष का सामना करने की चुनौती देते हुए कहा कि राष्ट्र को संबोधित करने के बजाय सच्चाई बतानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भी ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन का इस्तेमाल बीजेपी के प्रचार के लिए किया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। গত পরশুদিন দেখেছেন মোদিবাবু হেরেছে লোকসভায়, দেখেছেন পতন শুরু হয়ে গেছে। সংখ্যালঘু সরকার, মাইনরিটি গভর্নমেন্ট নিয়ে এত বড় উদ্ধত্ত অহংকার, লজ্জাও করে না। গতকাল গভর্নমেন্টের মেশিনারি দিয়ে, দূরদর্শনকে দিয়ে মোদি দর্শন বানিয়ে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন করেছে। আমরা কমপ্লেনও করব এবং আমরা ধিক্কার জানাই। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं की, लेकिन इस बार परंपराओं को तोड़ा गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। गहलोत का आरोप है कि संबोधन के दौरान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भड़काने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संसद में साजिशन लाया गया तथाकथित महिला आरक्षण बिल दरअसल बीजेपी की बदनीयत को दिखाता है और इसकी हार बीजेपी की हार है।
बीजेपी हर बिल के जरिए या तो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाती है या समाज को बांटने की कोशिश करती है। इस बार बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने इसे देश में बढ़ती जन चेतना की जीत बताया और कहा कि आज विपक्ष ही उस जन भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परिसीमन बिल की हार को महिला आरक्षण बिल की हार बताना गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण बिल 30 महीने तक लागू नहीं किया गया और सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में रखा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और पहले भी इसे लाने की कोशिश कर चुकी है। तमिलनाडु के इरोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस और डीएमके ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध कर देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया और उनके हक में देरी की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु में भाजपा को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों से पार्टी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि यहां अन्ना डीएमके के साथ मिलकर एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाली संस्था आईपैक ने राज्य में अपने सभी कामकाज को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक संस्था ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को अगले 20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। मेल में बताया गया है कि 11 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस फैसले के पीछे कानूनी वजहों का हवाला दिया गया है। हालांकि टीएमसी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह बेबुनियाद है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश है। गौरतलब है कि आईपैक और इसके डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लग चुके हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। ऊंची कीमतों के कारण सोने की बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन कुल व्यापार मूल्य पिछले साल के 16,000 करोड़ से बढ़कर इस बार 20,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार निवेशक अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर विपक्ष एक बार फिर सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और नया नोटिस तैयार किया जा रहा है ताकि हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इससे पहले मार्च में भी ऐसा नोटिस संसद में लाया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि आरोप संवैधानिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। अब विपक्ष नए नोटिस के लिए 200 सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है। इसके पीछे हाल में लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संशोधन बिल को भी वजह माना जा रहा है, जिसमें 230 सांसदों ने विरोध में वोट किया था। नियमों के मुताबिक लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के लिए 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। करीब 1900 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली ये यूनिट ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक पर आधारित होगी, जिसे देश की अगली पीढ़ी की चिप टेक्नोलॉजी माना जा रहा है और इसे एआई, रक्षा और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट ओडिशा को हाईटेक और आईटी हब बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा, साथ ही भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी नई दिशा देगा। इस परियोजना से 2000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।